इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। अपने सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं अमित और मेरे साथ है ज्योत्सना। नमस्कार ज्योत्सना, स्वागत है आपका। नमस्कार अमित, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हम अपनी पूरी टीम के साथ स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का, जो कि आज कार्यक्रम किसान की बात में हमारे साथ जुड़े हैं। कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं मिट्टी की, वर्षा की, पानी की, सिंचाई की और कृषि से संबंधित सभी मुद्दों की। और आज इस कार्यक्रम में हम कई सारी चीजें लेकर आए हैं, कई नई चीजें भी लेके आए हैं। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष की। नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे निजी निवेश होगा और कृषि का तेजी से विकास होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि कृषि जो है वो भारत की रीढ़ भी मानी जाती है। जी अमित, जहाँ तक कृषि अवसंरचना कोष की बात है, तो इस कोष के जरिए हमारे किसान भाइयों को कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, कलेक्शन सेंटर जैसी इकाइयों की स्थापना करने में बहुत सहायता मिलेगी और कुल मिलाकर कृषि के बुनियादी ढांचे का विकास होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए। इसके लिए सरकार लगातार कृषि विकास के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठा रही है। जी, कुल मिलाकर बहुत विस्तृत विषय है। अगर हम बात करते हैं कृषि कानून की और कृषि अवसंरचना कोष की, तो इस पर विस्तृत जानकारी लेने के लिए आइए सुनते हैं डॉक्टर नलिनी रंजन से प्रीति की बातचीत। डॉक्टर नलिनी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, पिछले दिनों से हम चर्चा भी कर रहे हैं कृषि अवसंरचना कोष पर। जो अगला प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि कृषि अवसंरचना कोष के प्रबंधन की क्या व्यवस्था है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रबंधन जाने बिना लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो भारत सरकार ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप की है, जिसको MIS कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस पर सभी लोग, सभी पात्र संस्थान कृषि अवसंरचना कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पर सभी बैंक्स भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ MOU हो चुका है, और वो अपने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो भी उस पर लिखा हुआ है। तो किसान या जो भी पात्र संस्थान है उसमें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देख करके उस संस्थान को चुनेंगे और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इसको भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, जो कि हमेशा इस पर नजर रखती है। पोर्टल बने हुए हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि पात्र संस्थान को न्यूनतम इंटरेस्ट रेट पे आप ऋण की खोज सकते हैं। कौन सी बैंक दे रही है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रही है, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको 60 दिन के अंदर, यदि आप अपना एप्लीकेशन देते हैं तो 60 दिन के अंदर उनको डिसाइड करना है। डिसाइड करके येस नो करना है, और फिर येस नो करने के बाद पैसा सीधे जिन्होंने अप्लाई किया उनके खाते में चला जाएगा। जी, तो इस तरह की व्यवस्था है। जी डॉक्टर साहब, मैं सोच रही थी कृषि कानून पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और बहुत सरल है वैसे ये कृषि अवसंरचना कोष में अप्लाई करना और आपको लोन लेना बहुत सरल है, बहुत आसान है। पोर्टल्स बने हुए हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। और अगर हम कृषि कानून की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या केंद्र सरकार धीरे धीरे MSP प्रणाली में कृषि उत्पादों की खरीद बंद कर देगी? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं है ऐसा। सरकार बहुत पहले से MSP पर खरीदारी कर रही है। और आपको अभी पता होगा कि जब से ये नई सरकार आई है, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे जो कृषि लागत से 150% ज्यादा मूल्य MSP देना, ये इसी सरकार ने की है। और ये सरकार किसानों के लिए एक नहीं हजारों प्रोग्राम लेकर आ रही है। किसान हित ऐसी सरकार होने के कारण किसानों को कभी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और MSP सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं जरूरी है, ये देश के सभी के लिए कंज्यूमर के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना उसके किसान उत्पादन नहीं कर पाएंगे, उनको दिक्कत होती है। उन्हीं की सुरक्षा के लिए MSP लाया गया है। तो सरकार कभी सोच ही नहीं सकती कि MSP खत्म किया जाए। पहले कुछ फसलों में MSP दी जाती थी, इस सरकार ने उसकी भी संख्या बढ़ाई है, बहुत सारे फसलों में दी है। और धीरे धीरे इस MSP की खरीदारी की व्यवस्था भी विस्तृत की जा रही है। पहले कुछ चुने हुए राज्यों में ही ये व्यवस्था थी। आज धीरे धीरे प्रत्येक राज्यों में और भी एजेंसियों को लगाया जा रहा है। सरकार धीरे धीरे इस व्यवस्था को सुदृढ़ करती जा रही है
और आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारे चेंजेस जाएंगे, बट एमएसपी पर खरीदारी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी, ये हमेशा बनी रहेगी। ये सोच कहीं ना कहीं आपको दूर करनी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको बराबर मिलता रहेगा, चाहे हम रबी की बात करें या फिर खरीफ की बात करें, दोनों ही फसलों में आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिलता रहेगा। तो डॉक्टर साहब आज के लिए इतना ही, और आगे भी हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष पर डॉक्टर नलिनी रंजन की बातचीत सुन रहे थे प्रीति से। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था, उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था, उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। एपीएमसी के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। जी अमित, आज कार्यक्रम में हमने बात की कृषि कानून पर और कृषि अवसंरचना कोष पर। अब जहाँ तक कृषि कानून की बात है तो हमारे किसान भाई इसको किस तरह से ले रहे हैं और इससे किस तरह के फायदे उन्हें मिल रहे हैं, ये हम सुनते हैं आज अपने किसान मित्र मनु राणा से की गई बातचीत में। किसान की बात हम सब के साथ।
नमस्कार, मैं मनु राणा, जिला शामली, गांव खरड़ का रहने वाला हूं। मैं एक किसान हूं और मैं जैविक खेती करता हूं। मैं किसान कानून के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कृषि कानून के हित में हूं, जो कानून किसान को उसके उत्पाद भारत में कहीं भी और किसान के तय किए हुए भाव पर बेचने की आज़ादी देता है, उसके हित में कौन नहीं होगा। इस कानून से किसानों को असली आज़ादी मिली है और किसान को अपना हित सोचना होगा। मैं इससे सहमत हूँ। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम में अक्सर हम अपने श्रोताओं को लोकगीत सुनवाते हैं। तो ज्योत्सना, आज हम अपने श्रोताओं को कौन सा लोकगीत सुनवाने वाले हैं? आज हम लाए हैं ब्रज का लोकगीत। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। धार ये अगम, धार ये अगम, या को तीखो है करार। धार ये अगम, या को तीखो है करार। खूर की नगम या में डूबे रिझवार। ओ खूर की न गमया में डूबे रिझवार। जो है रस के खिलार, जो है रस के खिलार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। कौन पावे या पार। वर्तमान समय में अगर बात करें तो बिना यंत्रों के कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती और किसानों की सफलता का मंत्र है आधुनिक कृषि यंत्र। जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारा देश, संपूर्ण विश्व आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हमारी कृषि में भी बैल और हल की जगह यंत्रों ने ले ली है। और अब तो इतनी तरह के यंत्र आ गए हैं कि उससे कृषि करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इन्हीं यंत्रों की जानकारी से संबंधित है हमारा आज का विषय। और हमारा आज का विषय है कृषि के नए यंत्र और यंत्रीकरण के लाभ। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर H.L. कुशवाहा। कार्यक्रम किसान की बात में हर दिन नया विषय होता है और हर बात बिल्कुल नई होती है और हमारे किसान मित्र इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं, ऐसा उनके खतों से हमें पता चलता है। उनके मेल लगातार हम तक पहुंचते हैं। जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड में कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी बहुत जरूरी है और कृषि यंत्र एक ऐसे यंत्र है जिनके बिना कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, तो उसमें भी सावधानियां बहुत जरूरी है। आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के नए यंत्र और यंत्रीकरण से क्या लाभ हो सकता है हमारे किसान मित्रों को, आज इस पे चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर H.L. कुशवाहा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार मैडम, नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि कोविड है और अभी थोड़ी सी संख्या और बढ़ रही है क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो गया है, थोड़ा प्रदूषण है और थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कि तापमान गिर रहा है। तो वैसे में जब यंत्रों को हमारे किसान मित्र टच करते हैं या उनका प्रयोग करते हैं तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां हैं जो उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए मैडम, किसान जब हमारे खेतों में काम करने जाते हैं तो कृषि यंत्रों को लेके जाते हैं और कृषि यंत्रों में कई बार क्या होता है कि एक ही यंत्र को कई लोग ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। जी। तो उसमें कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, कभी मार्केट गए, बाजार गए, कुछ सामान ले आए, कहीं से मिले जुले और आकर यंत्र को चलाते हैं। उसके बाद आप अगर यंत्र को सही से आप सुरक्षित नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज या किसी चीज से आप धुलाई नहीं करते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है कि आपके अंदर जो है कोविड का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ सकता है और आपके परिवार तक भी पहुंच सकता है। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि जब भी आप
कोई भी मशीन कोई ऑपरेट करता है उसके बाद उसको साबुन लगे हुए कपड़े से एक बार पोंछ दें उस स्थान को, खासकर जहाँ पे आप हाथ टच करते हैं वहाँ पे। और जब भी ट्रैक्टर भी चलाएं तो आप अपना मास्क वगैरह पहन के चलाएं, और जब भी खेतों में काम करें तो प्रॉपर डिस्टेंस को फॉलो करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, और जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए जी। हालांकि वैक्सीनेशन बिल्कुल पास आ गई है और सबको मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रही थी कि जब हमने विषय का जिक्र किया तो हमने कहा था यंत्रीकरण के लाभ, तो यंत्रीकरण कृषि में क्या है और इसकी क्या स्थिति है? देखिए मैडम, यंत्रीकरण हम ये कर सकते हैं कि जैसे 1 हेक्टेयर का है या 1 बीघा का है, उसमें कितने कृषि शक्ति, चाहे वो ट्रैक्टर के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो या मनुष्य के रूप में है, और कौन कौन सी मशीनें प्रयोग हो रही हैं, इन सबको मिलाकर इसको यंत्रीकरण कहते हैं। जितनी ज्यादा मशीनें और जितनी ज्यादा शक्ति यूज हो रही है, इसका मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा यंत्रीकरण कर रहे हैं। और अभी जहाँ तक देखा जाए हमारे देश की स्थिति यंत्रीकरण में, तो हम 40% या उससे थोड़ा ही ऊपर पहुंचे हुए हैं, जबकि हमारी जीडीपी में भी अच्छी पोजीशन है जी। अब आप यूएस का देख लीजिए तो वो 95% यंत्रीकरण में है, और उनका जीडीपी में ग्रोथ जो है 1% उसी के आसपास है। तो अभी यंत्रीकरण में हमारे पास बहुत संभावना है, और हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और रिसर्च हो रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और धीरे धीरे हम यंत्र पे पूरी तरह से निर्भर होते जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में हैं तो मैं सोच रही थी कि अलग अलग कृषि कार्य होते हैं और उसके लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं चाह रही थी कि आप स्टूडियो में तो बनती है। देखिए किसान भाई हमेशा ये जानते हैं कि जो खेती का मुख्य कार्य होता है उसमें एक काम होता है, पहले तो आप खेत की जुताई करो और खेत को तैयार करो। अब इन सब कार्य के लिए क्या होता है, एक तो जुताई के लिए हल होता है, वो हल दोनों तरह का हो सकता है। मोलबोल प्लाव होता है जो पलटने का काम आता है, एक डिस्क प्लाव होता है। अब जुताई होगी, गहरी जुताई के लिए मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद का हैरो कल्टीवेटर चलाते हैं। क्या कहते हैं, जो मोटी मोटी मिट्टी है उसको प्लेन करते हैं ताकि हम आगे बुआई कर सकें। तो मुख्य काम तो ये है कि हम जुताई और खेत को जो है समतल करने का एक मुख्य काम। अब ये काम हो गया तो अगला काम होता है बिजाई करें। तो बिजाई करने के लिए देखिए सीडील अवेलेबल है, जैसे जिस प्लांट टू प्लांट स्पेस नहीं रखते, जैसे गेहूं की रखते हैं तो लगातार बोते जाते हैं, और जैसे प्लांटर अगर है तो प्लांट टू प्लांट स्पेस रखते हैं। और इसी तरह आप आलू ले लीजिए, आलू की बुआई के लिए अलग मशीन आती है। तो इस तरह की काम के लिए अभी तो किसान भाई जल्दी जो है अपना कटाई वगैरह कर चुके होंगे धान की, तो हम तो ये कहेंगे कि सीडील प्रयोग करना है तो आप अभी से उसको बढ़िया से जो है मरम्मत करा लीजिए और बढ़िया से उसको चेक को कर लीजिए कि सही चल रही है कि नहीं। और ये हो गया आपका बिजाई का। बिजाई के काम के बाद अगला काम जो आता है कि उसमें घास वगैरह रोकते हैं, तो घास उगते हैं तो अब उसकी निराई, खरपतवार। अब निराई करने के लिए क्या है कि एक हैंड हो आता है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। वैसे तो किसान फावड़े और कुदाल से कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान होता है। इससे और थोड़ा सा आसान अब क्या हो गया कि छोटे छोटे इंजन ऑपरेटेड जो है रोटरी वीडर्स आ गए हैं, और बहुत जल्दी समय आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रिकल पावर का बहुत तेजी से प्रचलन चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर भी आपके वीडर्स आ जाएंगे, मशीनें छोटी छोटी मशीनें और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो गया आपका वीडिंग तक आपने कर लिया। अब देखिए वीडिंग हो गया तो फसल तो आपकी बढ़ने लगी, तो कुछ कीट पतंगे भी आएंगे, कुछ रोग भी लगेंगे, तो आप स्प्रेइंग करोगे। पहले क्या होता था, पैडल ऑपरेटेड होता था, हाथ से आदमी चलाता, थक जाता था। अब देखिए बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर बहुत अवेलेबल है, आप उसको यूज कीजिए। अब यहाँ तक आपने कर लिया, आपकी फसल अब तैयार हो गई। अब इसके बाद आपको कटाई करनी है, थ्रेसिंग करनी है, उसके लिए भी मशीन है, थ्रेसर है, कंबाइन है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। और इसमें देखा जाए तो जुताई वगैरह का काम तो 60 से 70% हम मशीनीकरण कर चुके हैं, लेकिन अभी बिजाई में हमारा जो मशीनीकरण है 30% के आस-पास पहुंचा हुआ है। इसमें भी बहुत कोशिश चल रही है। डॉक्टर साहब, आपने हालांकि जमीन जहाँ पर बीज लेते हैं डालते हैं वहां से लेकर के लास्ट तक में सारी बातें आपने बता दी, लेकिन इतने सारे यंत्र खरीदना हमारे किसान मित्रों के लिए संभव नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कस्टम हायरिंग सिस्टम पर एक प्रणाली है, जैसे कि आपको भी पता ही है, हमारे किसान मित्रों को पता है, वो वहां से हायर कर लेते हैं। तो मैं चाह रही थी कि उस पर भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए। देखिए आजकल जो मशीनों की, जैसे आप मैंने बताया अभी कि जो बुआई और मशीनें हैं इसका यंत्रीकरण कम हुआ, उसका एक रीजन ये भी है कि आप कोई मशीन खरीदते हैं, अच्छी पैसे में लगती है, 60-70 हजार 1 लाख रुपए की मशीन आती है, और आपके काम 10 दिन आ रही है, तो आप हमेशा कोशिश करोगे क्या फायदा, हम ऐसी थोड़ा सा बुआई बीज ज्यादा डाल देंगे हाथी से। तो अब इसमें आप हमेशा इसको प्रोफेशनल तौर पे कीजिए। खेती में आप उसको व्यापार समझिए, आप उसको प्राइड मत समझिए कि
मैं दूसरे के खेत क्यों बोने जाऊं। आपकी मशीन है उसको किराए पर दीजिए और इसके आप पैसे लीजिए। तो इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र जगह जगह हमारे बनाए गए हैं। जैसे आईसीआर का एक सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है भोपाल में, वो प्रशिक्षण देता है कस्टम हायरिंग आप कैसे चालू करें। जैसे आप 1-2 ट्रैक्टर ले लीजिए, 2-3 सीड ड्रिल ले लीजिए, कंबाइन ले लीजिए, ऐसे करके एक मशीन बैंक बनाइए और आसपास के 4-5 गांव में 10 गांव तक जो है आप अपनी रेपुटेशन बनाइए और वहाँ पे इसको कस्टम है एक बिजनेस के रूप में। तो अब इसे भी कर सकते हैं हमारे किसान मित्र जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जी जी जी। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास फंड्स है और अब तो लोन भी मिल जाता है इसके लिए। लोन भी और सब्सिडी भी सरकार बहुत अच्छी दे रही है मशीनीकरण के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे बचत ही बचत है। आप देखिए मशीनीकरण करते हैं तो आपका समय का बचत होता है और बीज का बचत होता है, बहुत कई रिसोर्सेज बचत होती है। डॉक्टर साहब, अभी जो खेती में समय चल रहा है उसमें कौन सी मशीनें हैं जिनका उपयोग ज्यादा होता है और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसान मित्र? देखिए अभी जो खेती, जैसे अभी आप धान की कटाई हो चुकी है ऑलमोस्ट, जैसा कि अभी पराली से रिलेटेड हमें समझ में आ रहा था कि पुआल जला रहे हैं, ये जला रहे हैं, तो पुआल प्रबंधन के लिए भी मशीनें बनी हुई है। जैसे जीरो टिल का एक था, हैप्पी सीडर है, ये सब मशीनें ऐसी हैं कि खेत में आपके पुआल वगैरह हैं तो भी काम आती हैं। तो ये जो मशीनें बुआई की, खासकर जो मशीनें, आपको गेहूं बोने के सीजन अभी स्टार्ट हो गया, बहुत से किसान हमारे बो चुके होंगे, बहुत से किसान अभी बोने वाले होंगे। तो इनके लिए मैं तो यही कहूंगा, ये पछेती हुई ना, पछेती। तो अब इसमें ये कहूंगा कि जो भी ये सीडी वगैरह प्रयोग करते हैं इसकी प्रॉपर सेटिंग कर ले। सेटिंग का एक कैलिब्रेशन होता है, उसके चक्के को चला ले 10 चक्कर और देख ले कितना सीड गिर रहा है और 10 चक्कर चलने में कितनी दूरी तय हुई, तो उसी अनुसार जो है अपने खेत का कैलिब्रेशन करके जो है इसको प्रयोग करें तो आपके बीज की बचत होगी। ज्यादा बीज डालने की कोशिश न करें। हमेशा लगता है कि ज्यादा बीज डालेंगे तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो संतुलित बताया जाता है, जितना करना चाहिए उतना ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कृषि यंत्रीकरण की बात कर रहे हैं बार बार, हम इससे लाभ क्या है? देखिए कृषि यंत्रीकरण में तो एक लाभ तो यह है कि आप की जो रिसोर्स है वो बचते हैं। जैसे आप कहा जाए कि सीड की बुआई आप करते हैं, तो सीड की बुआई जब आप करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, तो आपका 20 से 25% आपका ज्यादा सीड डालते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन आप प्रॉपर सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो ये आपकी बचत हो गई। दूसरी क्या है, एक कतार में बुआई होने की वजह से आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं और उसमें जो है आप बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं खरपतवार को, और आपकी क्रॉप जो है यूनिफॉर्म होती है। जैसे डेप्थ आपकी जो गहराई है प्रॉपर गहराई में होगी, प्रॉपर डिस्टेंस पे प्लांट्स होंगे, तो आपकी क्रॉप भी बहुत अच्छी आती है। दूसरा एक और देखा जाए कि खेती बाड़ी में हमारी महिलाओं का पूरा योगदान रहता है। अब तो बहुत 50% से ज्यादा 60% तक योगदान उनका रहता है। अगर मशीनीकरण होता है तो इससे सोशल लाभ ही होता है कि ये जो उनका एंगेजमेंट था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो दूसरे कामों में अपना हाथ बटाएंगे, अपना समय देंगी। तो एक तो सबसे बड़ा योगदान ये भी कहा कि सोशल का है और कुल मिला के किसान के फायदे का ही है, समय बचता है। अब जो किसान पूरे दिन भर में बोता है उसको 3 घंटे में बोने के बाद बाकी समय में वो कोई दूसरा काम कर वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है और थोड़ी सी मेहनत भी कम हो जाती है और काम जल्दी हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। भविष्य में यंत्रीकरण की क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए भविष्य की जो अभी मशीनीकरण है, अभी मशीनीकरण में क्या है कि अभी जो बड़ी मशीनें हैं वो किसानों के क्षमता से बाहर की हैं। जी। तो एक बड़ी समस्या ये है। तो अभी क्या है, छोटी मशीनें जो छोटे किसानों के लिए है उनमें बहुत ज्यादा जो है नई चीजें आ रही हैं। जैसा कि आप देखिए शुरू में जो है अभी हम छोटे इंजन वगैरह वाली मशीनें बहुत पॉपुलर नहीं हो रही थी, लेकिन अब पॉपुलर हो रही हैं और साथ ही साथ अब बैटरी ऑपरेटेड भी पॉपुलर हो रही हैं, जिसको किसान अब चार्ज कर ले। अब क्योंकि विद्युतीकरण तो हो चुका है तो अब मशीनों को चार्ज कर ले और खेत में जाकर निराई गुड़ाई और छोटे मोटे काम कर सकता है। तो छोटे मोटे जो पावर टिलर वगैरह थे जो इंजन ऑपरेटेड थे उसमें उससे हट करके अब इलेक्ट्रिकल पे आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपका जब भी पेट्रोल या डीजल जब जरूरत पड़ती तो आपको जाना पड़ता है गांव से बाहर, दूर जाना पड़ता है। अब इसमें क्या है, गांव में ही आपका चार्ज हो जाएगा और काम कर लीजिए और बहुत सरल हो गई चीजें। जी डॉक्टर साहब, संरक्षित कृषि पे बार बार चर्चा होती है, ये क्या है? और इसमें अगर हम, जैसे आपका जो एक्सपर्टीज है वो मशीनों पे है, तो मैं चाह रही थी कि उसमें कौन कौन सी मशीनें हैं जो उपयोगी साबित हो सकती है? देखिए संरक्षित कृषि में हम कहते क्या है कि खेत को कम से कम एक कोई, जैसे आप धान की अब कटाई कर चुके हैं तो पूरी जुताई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जुताई करते हैं तो उसमें मॉइस्चर, जमीन में नमी होती है। तो ये कहा जाता है जब जमीन में नमी है और ट्रैक्टर उसमें जाता है तो एक कंपैक्शन क्रिएट होता है और दूसरा ट्रैक्टर जाएगा तो डीजल भी लगेगा। जो नमी है आपने अगर उसकी जुताई कर दी तो नमी भी थोड़ी देर में कम हो जाएगी। तो बिना जुताई किए हुए जो उसमें बायोमास है
उसी के साथ हम बुआई करते हैं। तो इसके लिए जो मशीनें अवेलेबल है, जैसे जीरो टिलेज बहुत पॉपुलर हो गई है, और दूसरा हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, ऐसी करके मशीनें आ रही हैं जिसमें आपको जुताई करने की जरूरत नहीं। स्टिप ड्रिल आ गई है, इसमें जुताई करने की जरूरत नहीं, सीधे आप बुआई कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि ऐसे केस में जैसे जीरो टिल में आप बुआई करते हैं तो थोड़ा विड्स वगैरह जो घास खरपतवार वो आते हैं, तो उसके लिए आप विडिसाइड वगैरह का प्रयोग करते हैं किसान आजकल। तो ये आजकल ये बड़ा पॉपुलर संरक्षित खेती में चल रहा है जी। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान मित्रों को अवश्य इससे लाभ होगा, और जो भी बातें बताई गई हैं आपके फायदे के लिए बताई गई हैं, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सरल तरीके से बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कृषि यंत्रों के आधार पर कस्टम हायरिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैडम, इसको करना चाहिए। कई बार हम गाँव में देखें कि सोशल स्टिग्मा, जैसे हमारे कुछ किसान ऐसे होते हैं ट्रैक्टर तो खरीद लेते हैं, हम दूसरे का नहीं जोतेंगे। हाँ, उससे उनको लगता है कि नहीं हमारा स्टिग्मा, नहीं हम नहीं जोतेंगे। लेकिन इसको बिजनेस के रूप में लीजिए। आपने ट्रैक्टर खरीदा है या मशीन खरीदे हैं तो उसको बिजनेस के रूप में दीजिए, क्योंकि हर कोई बिजनेस कर रहा है। तो जितने पैसे आपके खर्च हुए उससे ज्यादा आपको मिले, यही हम चाहते हैं, और इसीलिए हम हर बात आप तक पहुंचाते भी हैं। इससे देखिए देश का बहुत बड़ा भला है, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे के खेत को आप पैसे लेकर बुआई करते हैं तो आप कई बचत कर रहे हैं। एक तो उसके खेत में अच्छी पैदावार होगी, दूसरा सीड की बचत होगी, उसका टाइम बचेगा, और देश का अल्टीमेटली फायदा देश का है, आपका है और किसान का है। तो हमें इसके लिए जरूर काम करना चाहिए, कस्टम हायरिंग करनी चाहिए जी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत तरक्की करे यही चाहते हैं, और इसी पर हम बार बार चर्चा भी करते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हम सब के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। प्रीति को दें इजाजत, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपने कृषि के नए यंत्र और यंत्रीकरण के लाभ पर जानकारी सुनी। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर HL कुशवाहा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभप्रद होगी और इससे आपको काफी फायदा भी होगा। जी, यंत्रों की बात करें अमित, तो कोविड-19 के चलते हुए हमारे किसान भाई यंत्रों के इस्तेमाल में पूरी सावधानी भी रखें। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो क्यों ना बात करें मौसम और बाजार की, क्योंकि ये दो ऐसे बिंदु हैं हमारे कार्यक्रम के भी और साथ ही साथ कृषि के भी, जिनके बिना कोई भी कृषि कार्यक्रम या कृषि उत्पाद अधूरा है। तो आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी और बाजार की हलचल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति होगी 4 ऑक्टा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 98% और न्यूनतम 60% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा पश्चिम दक्षिण पश्चिम रहेगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि आलू की फसल में उर्वरक की मात्रा डालें तथा फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार फलों और सब्जियों के भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार हैं। मौसमी 42 रुपए, शरीफा 60 रुपए और सिंघाड़ा 19 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। और वहीं सब्जियों की बात करें तो पालक 7 रुपए, पुदीना 20 रुपए और गाजर 20 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये थे आज के बाजार भाव। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। यदि कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में कोई प्रतिक्रिया है, कोई शिकायत या कोई सुझाव है तो आप हमसे साझा जरूर करें। हमारा ईमेल एड्रेस है kkbongold@gmail.com। और अब चलते चलते अपने श्रोताओं को आगामी किसान की बात कार्यक्रम के विषय में बता दें। हमारे आगामी कार्यक्रम किसान की बात का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन के आधुनिक आयाम। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर बलराज सिंह। श्रोताओं, ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा। आप अपने प्रश्न हमारे विषय विशेषज्ञ से सीधे पूछ सकते हैं। हमारे विषय विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का सीधे जवाब देंगे। इसी के साथ ज्योत्सना और अमित को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।
लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।